हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 22 में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म पार्ट 5। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो दो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है ना, तो इन सब बातों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो वो क्या आएगी? इट स्टेट्स दैट magnetic flux linked with a closed surface is always zero। कि जब कोई भी क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में लाई करेगा तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो होगा। या इसको हम बोल सकते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is always zero। तो मैथमेटिकली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को हम इस तरह से लिखते हैं ना। तो अब यहां पर ds क्या है? तो ds स्मॉल एरिया वेक्टर है ना। तो b डॉट ds क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए स्मॉल एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, तो b डॉट ds है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया और ये सर्कल है, ये हम इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बता रहा है कि ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस है ना। ये सिंबल जो है, जब डबल इंटीग्रल पे हम ये क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये क्लोज सरफेस के लिए शो करता है हमें। तो ये बता रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा ना। तो अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। जैसा कि हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। मींस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या फिर आइसोलेटेड साउथ पोल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो दैट्स व्हाई वी स्टेट दैट कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है ना, उसकी स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखते हैं हम, और इसका मीनिंग है कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। और इसका कारण क्या है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, बोहर्स मैग्नेटोन और magnetic moment of
an atom with one electron. अब इसके लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट याद आना चाहिए, जैसा कि हमने यूनिट नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है ना, तो जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट। तो उसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट टू करंट लूप है, एंड करंट लूप जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल जो है दैट पोजेसेस मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर हम बात करें बोहर्स मैग्नेटोन की या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम विद वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बात समझिए कि जो एटम है, तो एटम के अंदर एक तो है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, और इस इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है ना उसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्मॉल ई है, गॉट इट, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ मान लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटम विद वन इलेक्ट्रॉन की ना, तो अब इस केस में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है ना। तो अब इस केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड v है, उसके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, और इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्मॉल ई है, और इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको याद रखना है कि रिवॉल्विंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। तो करंट किसके बराबर होगा ना, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है स्मॉल ई, और नीचे क्या आएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो टाइम पीरियड, गॉट इट। अच्छा, अब इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस अगर आ रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से कवर होगा, तो डिस्टेंस ओवर, जैसे जब कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड पोजेस करता है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस है 2 पाई आर और स्पीड है v, तो अब क्योंकि ये टाइम टेकन है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो पहले स्टेप में हमने क्या माना कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप, और उस करंट लूप का करंट हमने निकाल लिया, गॉट इट। अब जो करंट लूप है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालनी है ना, क्योंकि करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे 1 है ना, एक ही है, और करंट इनटू एरिया। अब करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं EV, और एरिया सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, तो इट मीन्स तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, EVR/2, गॉट इट।
अगर हम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करें बोथ न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई भी किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया ना, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है ना, तो mvr क्या होती है उसकी, एंगुलर मोमेंटम। तो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एक मोमेंटम होती है, एक एंगुलर मोमेंटम। तो mvr सर्कल में मूव कर रहे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन आ गई ना। अब जैसा कि हम बोहर्स पॉस्टुलेट को अगर यूज करें कि बोहर के अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट जो वो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कोई भी वैल्यू पोजेस नहीं कर सकता, वो डिस्क्रीट वैल्यूज पोजेस करेगा ना। और उसके पीछे उसने लॉजिक क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा अबाउट द न्यूक्लियस जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए मूविंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होनी चाहिए, nh/2π। और ये जो पॉस्टुलेट है बोहर के अकॉर्डिंगली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, बट इन दैट ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और n इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, और h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो nh/2π होती है। तो इसका मतलब अगर हम ये L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगी, तो यहाँ देखिए जब हमने L की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो वो हो गई nh/2π और साथ में e/2m, तो दैट कम्स आउट टू बी nh/4πm। तो ये बन गई ना। तो किसी भी एटम के अंदर जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना तो उस एटम की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, दिस वन, इसके इक्वल। अब यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है ना जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं ना, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी ना 1 2 3 4 5 6। तो जब n की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट। जब n की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट। जब n की वैल्यू 3 है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4π। तो ये ब्रैकेट टर्म कांस्टेंट है ना ये वाली। अब अगर यहाँ पे आप h/4πm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आप फाइंड आउट करोगे ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है ना। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन। और इसकी वैल्यू 9.27 into 10⁻⁻24 है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअली तो हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाली है इलेक्ट्रॉन के लिए ना। अब जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन भी है ना।
अब क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली मच ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली मच लेसर होगी ना, काफ़ी कम। मीन्स उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इट मीन्स जो एटम की टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम मान सकते हैं कि वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो इस कारण ये जो एम है ना, ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हो और एटम की भी, है ना। तो ये बात समझिए। अब यहाँ पे म्यू बी तो बोहर्स मैग्नीटोन है ना। अब एम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर n1 है, मीन्स जो एटम है उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो उस केस में म्यू बी एंड कैपिटल एम मीन्स बोहर मैग्नीटोन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो बोहर मैग्नीटोन जो है ना, बोहर्स मैग्नीटोन इज डिफाइंड एज magnetic moment of hydrogen atom in the ground state। तो m म्यू बी के बराबर कब होगा? जब n1 होगा ना, और n1 का मतलब है जब वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उस वक्त जो हाइड्रोजन एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू बोहर्स मैग्नीटोन, है ना। तो ये डेफिनेशन होगी बोहर्स मैग्नीटोन की। तो अब यहाँ से आपने एक तो ये बात समझी कि किसी भी एटम के अंदर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण उस एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके इक्वल होगी, कैसे निकालनी है। और दूसरी बात कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नो डाउट प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है और वो प्रोटॉन अपनी एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा है ना, बट जो प्रोटॉन है उसका मास मच लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई जो प्रोटॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इस कारण जो एटम की टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो ये बात आपने समझी। अच्छा, अब अगर हम बात करें, गॉट इट। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आती है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एक्चुअली जितने भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल कम अंडर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सब मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो उनको हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, है ना। पर अब इनके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो इसका सिंबल है बी वेक्टर, है ना। और दूसरी तरफ हमारे सामने एक टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका सिंबल है एच। तो मैग्नेटिज्म में आप दो तरह से एक बी और एक एच वेक्टर यूज करते हो ना। तो अब अगर आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली जो एच है उसको आप मान सकते हो कॉज और बी उसका इफेक्ट है ना। तो बी जिसके कारण है वो एच है, तो एच के कारण बी है। अब
अगर इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन की बात करनी है तो देखिए कि इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो उस केस में B और H के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। अब म्यू नॉट के बारे में आपको मालूम है कि इट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको नोन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इन SI। तो ये बातें आपने भूलनी नहीं है, समझ आई बात, गॉट इट। पर अगर मान लीजिए इन मटेरियल मीडियम है, तो मटेरियल मीडियम में अगर H एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मटेरियल मीडियम में B कितना होगा, तो वो म्यू H होगा ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वैक्यूम में भी कर रही है और सेम मटेरियल मीडियम में भी कर रही है, तो वैक्यूम के अंदर B कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स H, और मटेरियल मीडियम में B कितना होगा, म्यू टाइम्स H। तो म्यू क्या लेनी है आपने, भी जिस मटेरियल मीडियम में H एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उस मटेरियल मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू, और ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे ना, तो वो वेरी करेगी। बट ये अभी हम H और B के बीच में रिलेशन सीख रहे हैं ना, कि कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। अब यहाँ देखिए आप कि जो B है ना, इसका SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और CGS यूनिट गॉस। जबकि जो H है, अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो वो हो गया एम्पियर पर मीटर, और CGS यूनिट है और एस्टेट। ठीक है, तो H, गॉट इट। समय लगी बात। तो जो H और B है ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। अब अगर हम बात करें, अब ध्यान से देखिए यहां पे, अब जैसे देखिए कि आपको याद होगा कि इसी यूनिट में हमने मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनोइड किया था ना, तो उसकी एक्सप्रेशन आपके सामने आई थी म्यू नॉट Ni, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था इन वैक्यूम सोलेनोइड के अंदर। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि सोलेनोइड के अंदर H निकालना है ना, तो अब क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर B है, तो ये B क्या होगा, म्यू नॉट H। तो म्यू नॉट कैंसल आउट, तो H इज इक्वल टू Ni। तो ये B क्या था, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, है ना। पर अगर इसी सोलेनोइड के अंदर हमने मटेरियल मीडियम फिल किया होता, ये किया हुआ है हमने डिस्कस ना, तो B की वैल्यू क्या होनी थी, म्यू Ni। अब मटेरियल मीडियम होने के कारण B क्या लिखेंगे, म्यू H, तो H की वैल्यू आ गई Ni। अब यहां बात क्या समझने वाली है आपके सामने, कि जो B है ना, तो सोलेनोइड के अंदर B की वैल्यू वैक्यूम के लिए है म्यू नॉट Ni, जबकि मटेरियल मीडियम के लिए है म्यू Ni। मींस जो B की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो वैक्यूम है या मटेरियल मीडियम है ना।
पर दूसरी तरफ आप देखिए कि सोलिनॉइड के अंदर चाहे वैक्यूम है चाहे मटेरियल मीडियम फिल किया हुआ है, जो H की वैल्यू है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती ना, वो Ni है दोनों केसेस में। तो जो H है वो मोर बेसिक क्वांटिटी है देन B। तो जो B है ना उसकी वैल्यू एक H पे डिपेंड करेगी और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी ना। तो ये बात आपने डिस्टिंग्विश करके चलनी है, मान के ना बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें B और H के बारे में, तो हमें क्लियर हो गया। अब ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कि एक होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो जब भी आपने किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है तो आपने क्या करना है, उस मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी को वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से डिवाइड करना है ना। तो अब जो म्यू की वैल्यू है ना, किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू म्यू नॉट से कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है ना। तो इस कारण जो म्यू आर की वैल्यू है ना वो लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, बट क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज है, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट नहीं है, जस्ट नंबर है। पर इसके साथ आप देखिए एक टर्म आएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे आपने क्या बात समझनी है कि जब आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हो ना, तो कोई भी जो सब्सटेंस है, क्योंकि बेसिकली कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलके बना हुआ है ना, तो अगर किसी सब्सटेंस के एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो सब्सटेंस क्या पोजेस करता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा कि हमने बोहर्स मैग्नेटॉन वाले टॉपिक में समझा। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो अगर उस सब्सटेंस की नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो अगर वो गिवन सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस नहीं कर रहा, उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड है। अनमैग्नेटाइज्ड है। तो जब आप मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आपके सामने है ना नजर आएंगी। तो अगर आप पढ़ते हो कि ये सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड है, तो उसका मीनिंग है कि इस सब्सटेंस की जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है। गॉट इट? अच्छा, पर अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है, तो मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस का मीनिंग है कि नाउ इट पोजेसेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होगा तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करेगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है तो उसका मतलब है कि वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस कर रहा है। तो अगर आप उस सब्सटेंस की नेट मैग्नेटिक मोमेंट को उसी सब्सटेंस के वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हो, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की है ना। तो जिस तरफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ना तो उसी तरफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर स्क्वायर मीटर और वॉल्यूम का क्यूबिक है ना। तो एम्पियर पर मीटर ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एसआई यूनिट है ना। और ये आपको बता रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसका एसआई यूनिट और एच का एसआई यूनिट वो दोनों सेम है ना। तो इट मींस जस्ट लाइक एच जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज अगेन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस जैसा हमने यहाँ पे लिखा है ना कि एच के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। गॉट इट? अब अगर हम बात करें देखिए ये ध्यान दीजिए कि अब अगर हम बात करें कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड कब होगा ना, तो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड करने के लिए H रेस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी सब्सटेंस H के कारण मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट H अगर H नहीं है तो B भी नहीं होगा ना और सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड भी नहीं होगा। तो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का होना जरूरी है ना। और H जो है तो उसके कारण सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज्ड होगा तो इट मींस दैट सब्सटेंस विल एक्वायर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब देखा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये काई एम लिखा ना हमने, तो इसको हम ये इस सिंबल को हम किसके लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली क्या होगी? किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, Im/H की रेशियो। अब जो सब्सटेंस है ना, अब यहाँ पे नोट क्या करना है आपको कि किसी भी सब्सटेंस के केस में जो Im है ये वेक्टर क्वांटिटी है, H भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर Im और H दोनों की डायरेक्शन सेम है, मींस जो सब्सटेंस है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की है, तो उस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी। पर अगर Im वेक्टर की डायरेक्शन H से ऑपोजिट है तो फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है ना कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कब एक्वायर करेगा? तो किसके कारण एक्वायर करता है? H के कारण। तो जो H है ना उसके कारण Im एग्जिस्ट करेगी। तो Im की डायरेक्शन H के अलोंग भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है, वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना, वो फर्दर डिस्कस करेंगे हम। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दोनों की रेशियो पे डिपेंड करती है, और Im और H क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी अदरवाइज जो अगर ऑपोजिट है तो अब इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो सब्सटेंस उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। अच्छा, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो लो या हाई दोनों हो सकती है ना, वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा।
तो अगर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू स्मॉल है तो इट मीन जो सब्सटेंस है वो मुश्किल से मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, तो अगर लार्ज है तो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है ना। तो जो सब्सटेंसेस इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं तो उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लार्ज होती है, और जो सब्सटेंसेस मुश्किल से मैग्नेटाइज्ड होते हैं वो उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू स्मॉल होगी, है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये अगेन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। ये हमने देखा ना, IM और AH का यूनिट सेम था, एम्पियर पर मीटर। तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गॉट इट। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन relative permeability and magnetic susceptibility ये निकालना हमने, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये जो स्पेस है यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H, ठीक है, H है, और हमने क्या किया कि यहां पर एक मटेरियल मीडियम मींस कोई सब्सटेंस लाके रख दिया ना, ये सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस के अंदर एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो सब्सटेंस है ना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो वो किसके कारण होगी। एक तो ये जो H है इसके कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, वो कितना करेगा, म्यू नॉट H प्लस, अब इस H के कारण ये सब्सटेंस अगर मैग्नेटाइज्ड हो गया तो इस सब्सटेंस ने क्या एक्वायर कर लिया, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो इट मींस ये सब्सटेंस ने अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर ली, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इट मींस किसी भी मटेरियल मीडियम सब्सटेंस के अंदर अगर हमने B निकालना है तो वो आप एक म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट IM से निकाल सकते हो ना, एक तो ये फार्मूला है। पर इसके साथ ही किसी भी सब्सटेंस के अंदर B निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, म्यू H भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी जो मटेरियल मीडियम है उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी वैल्यू या तो निकालोगे म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट IM से, तो या निकालोगे म्यू H से, है ना। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिए बराबर है तो म्यू H इज इक्वल टू अब यहां से देखिए आप म्यू बाय म्यू नॉट कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए और H को इसके नीचे ले गए ना, 1 प्लस, अब IM बाय H क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और म्यू ओवर म्यू नॉट क्या है, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक मटेरियल ही होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए आज हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बीच में फर्क समझा ना, और दोनों के बीच में रिलेशन भी समझा। उसके साथ ही हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात की, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात की, रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में बात की, और साथ में रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन को डिराइव किया ना। तो ये रिजल्ट्स आपने एज सच याद रखने हैं ना। सो थैंक यू वेरी मच।